Hello everyone. Good morning all of you. लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आर के मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन का रेफरेंस ग्रुप क्या है? आर के मर्टन का संदर्भ समूह सिद्धांत क्या है? किन विचारधाराओं से प्रभावित होकर अपना खुद का वो विचारधारा प्रतिपादित किए, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। संदर्भ समूह, आर के मर्टन। संदर्भ समूह का प्रयोग सर्वप्रथम मनोविज्ञान में हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस नामक लेख में किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी सोशोलॉजी के पीजीटी, नेट जेआरएफ, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि संदर्भ समूह का सर्वप्रथम व्याख्या या फिर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन में हर्बर्ट हाइमन भी होता है और आर के मर्टन भी होता है और दो ऑप्शन और भी कोई होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको क्लियर पता होता है तो चारों ऑप्शन में आप कुछ ना कुछ क्लियर पता होता तो हर्बर्ट हाइमन को मारते हैं, नहीं पता होता तो 90% लोग ये जानते हैं कि संदर्भ समूह की जो कंसेप्ट थी, जो सिद्धांत था, जो अवधारणा था, वो आर के मर्टन ने दिया था। लेकिन हमेशा पूछा जाता है कि संदर्भ समूह का प्रयोग सर्वप्रथम मनोविज्ञान में हर्बर्ट हाइमन ने किया था। किस सन में किया था? सन 1942 में प्रयोग किया था। वो कौन सी पुस्तक था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। और एक किस संदर्भ में किए थे? अमेरिकी स्कूली बच्चों के संदर्भ में किया था। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपको। संदर्भ समूह का प्रयोग सर्वप्रथम मनोविज्ञान में हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में अपने लेख द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में प्रयोग किया था। इस शब्द का प्रयोग हर्बर्ट हाइमन ने अमेरिकी स्कूली बच्चों के संदर्भ में किया था। वह कहते हैं कि अमेरिका की गंदी बस्तियों के स्कूल न जाने वाले बच्चे जब अच्छे घरों के बच्चों को स्कूल जाते देखते हैं तो उनके मन में उनके जैसे स्कूल जाने, अच्छा कपड़ा पहनने इत्यादि की अभिलाषा उनके मन में उत्पन्न होती है तथा वो उनके जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात हर्बर्ट हाइमन का कहने का मतलब ये है कि अच्छे घरों के बच्चे गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए संदर्भ समूह का कार्य करते हैं। उनके टोटल कहने का मतलब ये है कि अच्छे घरों के बच्चे गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए संदर्भ समूह का कार्य करते हैं। तो ये इनका सिद्धांत था, हर्बर्ट हाइमन का। फिर उन्होंने कहा कि अब संदर्भ समूह के बारे में जाना जाए कि संदर्भ समूह का डिफिनीशन क्या है। संदर्भ समूह को कई नामों से जाना जाता है। संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिस समूह से व्यक्ति अपने समूह की तुलना करता है तथा उस समूह में जाने का इच्छा रखता है, जिसे हम संदर्भ समूह, आकांक्षा वाला समूह, मनोवांछित समूह, गैर सदस्यता वाला समूह, मनोवैज्ञानिक समूह, तुलना समूह इत्यादि के नाम से हम जाना जाता है। संदर्भ समूह का साधारण सी परिभाषा है कि संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिस समूह से व्यक्ति अपने समूह की तुलना करता है तथा उस समूह में जाने की इच्छा रखता है, उसे संदर्भ समूह कहा जाता है। ये तो हर्बर्ट हाइमन का एक परिभाषा था जो उन्होंने डिफाइन किया था। फिर आगे चलकर एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टाउफर। स्टाउफर ने भी लगभग द अमेरिकन सोल्जर में उन्होंने
एक स्टडी किया कि द अमेरिकन सोल्जर में उन्होंने जिक्र भी किया है कि जहाँ एक मैरिड कपल और अनमैरिड कपल की दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। वो ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर है, जो कौन ज़्यादा मतलब फ्री है, कौन ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपने लाइफ से। तो उन्होंने स्टडी करने का ये चीज़ पता चला कि जो अनमैरिड कपल हैं वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फ्री और सेटिस्फाइड है अपने लाइफ से, और जो मैरिड कपल हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन या वैवाहिक जीवन को निभाने के लिए हमेशा छुट्टी के लिए परेशान रहते हैं, जिस कारण उनके मन में एक विचलित भावना इस मतलब अपने वैवाहिक जीवन को निभाने के लिए कहीं हीन भावना स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, जिस प्रकार उन्हें सापेक्षिक वंचना या रिलेटिव डिप्राइवेशंस के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने एक केस स्टडी किया था अनमैरिड और मैरिड कपल्स पे। तो मैं उनके बारे में एक जिक्र बताता हूँ जो आपको अभी पहले भी बताया। स्टापर नामक मनोवैज्ञानिक ने द अमेरिकन सोल्जर में बताया कि अमेरिकी सैनिकों में विवाहित सैनिक अविवाहित सैनिकों से अपनी तुलना करते हैं, क्योंकि अविवाहित सैनिकों से ज़्यादा संतुष्ट और स्वतंत्र रहते हैं, जबकि विवाहित सैनिक हमेशा छुट्टी के लिए परेशान रहते हैं। तो उनके मन में वैवाहिक जीवन के प्रति हीन भावना आ जाती है, जिसे रिलेटिव डिप्राइवेशंस या सापेक्षिक वंचना के नाम से जाना जाता है। तो हर्बर्ट हाइमन का जो संदर्भ समूह के बारे में उन्होंने बताया, और स्टाफर ने द अमेरिकन सोल्जर में अमेरिकी सैनिकों के बारे में अनमैरिड और मैरिड कपल्स के बारे में एक अध्ययन किया था, तुलना किया था। इन दोनों के बारे में ये चीज़ जानने का प्रयास हुआ कि मतलब कहीं ना कहीं आदमी संदर्भ समूह का किसी न किसी रूप में कार्य करता है। उन्होंने अमेरिकी स्कूली बच्चों के संदर्भ में जो अच्छे घर के बच्चे थे और गंदी वस्तुओं में रहने वाले बच्चे थे, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जहाँ कोई भी परिवार, जहाँ किसी परिवार में बच्चे या कोई भी परिवार जहाँ हर चीज़ अभाव की ज़िंदगी में जिए हैं, तो क्या उनके भी सपने नहीं होते हैं? उनके भी सपने होते हैं कि मैं भी एक अच्छे घर में हूँ, मेरे भी अच्छे कपड़े हों, मैं भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाऊँ, और मेरे भी कुछ फ्रेंड सर्किल हो, मेरा भी अच्छा घर हो। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक लालसा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से हम सपने तो देखते हैं, उन्होंने इसी प्रकार की जो कल्पना की थी कि कहीं न कहीं अच्छे बच्चों को देखकर उनके प्रति उनके मन में एक लालसा उत्पन्न होती है, जिस कारण से वो भी सोचते हैं कि मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, स्कूल जाऊं। तो जो इस प्रकार के जो कार्य करते हैं उसे संदर्भ समूह कहा जाता है। तो उसी प्रकार जो है कि मैंने भारत में भी एक देखा जाए, तो जिस प्रकार हर्बर्ट हाइमन ने मतलब अमेरिकी स्कूली बच्चों के संदर्भ में इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें लगा कि इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, संदर्भ समूह का कार्य होता है, रेफरेंस ग्रुप का कार्य करता है। उसी प्रकार अगर हम देखा जाए इंडियन कंटेस्ट में या भारतीय सिनेरियो में देखा जाए, तो जो एम एन श्रीनिवास है, उनकी एक सिद्धांत आया था संस्कृतिराइजेशंस या संस्कृतिकरण। जब हमारे जो धर्म में 4 प्रकार के जाति वर्ण की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं जो 3 प्रकार के जो वर्ण हैं वो कहीं ना कहीं डोमिनेंट कास्ट हैं, और जो लास्ट जो कास्ट है वो कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट है। तो क्या इनके मन में, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, इनके मन में ये नहीं आता है कि उनके प्रति मैं भी हूँ, जो मेरे समाज में ये चीज़ हो, मैं भी पूजा पाठ करूँ, मैं भी पढ़ूँ पढ़ाऊँ। उनके मन में भी इस तरह की अभिलाषा उत्पन्न होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो जाति वर्ण व्यवस्था है, हमें लगता है कि दुनिया में सबसे टफ व्यवस्था, जाति व्यवस्था हमारे भारत में है, जो इतना जकड़ चुका है कि कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा है। हम जरूर एकेडमिक स्तर पे सभी साथ में बैठते हैं, लेकिन जब उस तरह की बात आती है, नौकरी की बात आती है, रिजर्वेशन की बात आती है, तो सब आपस में अलग अलग एक कम्युनिटी बना लेते हैं। तो हमारे कहने का टोटल तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार एम एन श्रीनिवास की वो थ्योरी, जब शेड्यूल कास्ट के लोग, जब ब्राह्मणों की
की तरह वो भी पूजा पाठ करना, पढ़ना पढ़ाना, और भी 2 आस्पेक्ट हैं जैसे भिक्षा देना, भिक्षा लेना, तो वो छोड़िए, लेकिन 4 प्रकार के आस्पेक्ट जो नेचुरली आस्पेक्ट है, जो तीनों चीज़ों में नेसेसरी पाई जाती है, तो कहीं न कहीं चीज़ों का वो भी उनके मन में भी इस तरह की लालसा उत्पन्न हुआ कि मैं भी जो है कि अपने घरों में किसी न किसी देवी देवता को पूजा पाठ करूं, मंदिरों में जाऊं। तो इस तरह का जो कार्य होता है, इनके मन में लालसा थी। तो कहीं न कहीं इस प्रकार के जो कार्य हैं वो संदर्भ समूह का कार्य किया जाता है कि जो हमारे उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, उनकी तरह जो पूजा पाठ करना, पढ़ना पढ़ाना, उसी को देख के जो सबसे लोवेस्ट जो कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, तो कहीं न कहीं उसका उसका जो कार्य करने का तरीका है, या फिर उस तरह के जो सपने देखते हैं, या फिर उस तरह के मन में एक लालसा उत्पन्न होती है, तो इस तरह के कार्य को हम संदर्भ समूह के नाम से जाना जाता है। ये तो दूसरा जो स्टाफर ने अमेरिकन सोल्जर के बारे में बताया, तो नेचुरली आप देखा जाए तो आज के ज़माने में चाहे वो भारतीय कंटेस्ट में हो या इंडियन कंटेस्ट में हो, तो ये बात तो सही है कि जो मैरिड कपल है कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों में बंधा है, अपनी जिम्मेदारियों में इतना ज़्यादा जकड़ चुका है कि वो बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं सकता। लेकिन उसी प्रकार जो अनमैरिड कपल्स है वो ज़्यादा फ्री है। उस पर एक माँ बाप का है गलत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं दोनों में जब कंपैरेटिव स्टडी आएगा तो सबसे बेटर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड लाइफ में होगा तो वो अनमैरिड कपल होगा। इंडियन कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। तो दोनों के विचारों से उन्होंने क्या नाम है कि अपने आप को प्रभावित किया। अब तो ये हर्बर्ट आइमन की सिद्धांत है, और प्लस क्या नाम है कि और स्टाफर के जो द अमेरिकन सोल्जर के बारे में उन्होंने दोनों बताया। अब आर.के. मर्टन को देखा जाए कि क्या कहा जाए। रॉबर्ट किंग मर्टन इन्हीं दोनों मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा से इतना ज़्यादा प्रभावित होकर 1949 में अपनी पुस्तक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में संदर्भ समूह की अवधारणा दिए। आर.के. मर्टन ने इन्हीं दो मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा से इतना ज़्यादा प्रभावित होकर 1949 में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसी बुक में उन्होंने संदर्भ समूह की बात की है। वह कहते हैं कि संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिसका निर्माण व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है, और व्यक्ति संदर्भ समूह से अपना समीकरण बैठाने एवं स्वयं को अपने अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है। उसके मानक मूल्यों, नियम कानूनों, संस्कृतियों को अपने जीवन में अंतरीकृत करता है। इसे ही मर्टन ने पूर्वाभासी समाजीकरण या एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशंस का नाम दिया है। ये बात तो सही है कि जो संदर्भ समूह का जो निर्माण होता है वो व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है। व्यक्ति संदर्भ समूह में अपना समीकरण बैठाने एवं स्वयं को उसके अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है, और उसके जो मानक मूल्य होते हैं, नियम कानून होते हैं तथा संस्कृतियों को वो अपने जीवन में अंतरीकृत करने का प्रयत्न करता है। इसे ही मर्टन ने पूर्वाभासी सामाजिकरण या एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशंस का नाम दिया है। फिर आगे चल के उन्होंने बताया कि संदर्भ समूह समानता गैर सदस्यता वाला समूह होता है। संदर्भ समूह गैर सदस्यता वाला समूह होता है, किंतु कभी कभी अपना समूह भी संदर्भ समूह का कार्य कर सकता है। वो कहते हैं कि संदर्भ समूह गैर सदस्यता वाला समूह होता है, किंतु कभी कभी अपना समूह भी संदर्भ समूह का कार्य कर सकता है। संदर्भ समूह सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
संदर्भ समूह का चयन नगरीय समाजों या खुले समाजों में ज़्यादा या बंद समाजों में कम होता है। बहुत अच्छा पॉइंट दिए। उन्होंने कहा कि जो संदर्भ समूह होता है वो नकारात्मक सकारात्मक दोनों पक्ष में होता है। उन्होंने जो लास्ट पॉइंट बोला कि जो संदर्भ समूह का जो चयन होता है वो नगरीय समाजों में या खुले समाजों में ज़्यादा होता है और बंद समाजों में जो है कि संदर्भ समूह बहुत कम होता है। तो ये आप इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनने का एक बार और प्रयास करिए, क्योंकि मैं इसको बार बार रिवाइज कर रहा हूँ कि संदर्भ समूह का नगरीय समाजों में या खुले समाजों में सबसे ज़्यादा होता है और बंद समाजों में संदर्भ समूह सबसे कम होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैंने लाइन को, तो ये आर के मर्टन के विचार था। तो आर के मर्टन ने इस तरह के जो डिफिनेशंस दिया, उन्होंने जो बताया कि जो संदर्भ समूह नकारात्मक सकारात्मक दोनों होते हैं और संदर्भ समूह का जो चयन करने वाले जो सिस्टम्स होते हैं या फिर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नगरीय समाजों या खुले समाजों में सबसे ज़्यादा होता है और संदर्भ समूह सबसे कम जो है कि बंद समाजों में पाया जाता है। तो इस प्रकार की अवधारणा देने के बाद उन्होंने ये चीज़ कहा कि फिर आगे बताया कि मर्टन कहते हैं कि संदर्भ समूह का चयन सदैव समानता की अवधारणा प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी के आधार पर होता है। आगे तो उन्होंने बताया कि जो संदर्भ समूह का जो चयन होता है वो हमेशा जो है कि समानता की अवधारणा पर आधार पर होता है या प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी के बेस पे संदर्भ समूह का चयन किया जाता है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि संदर्भ समूह का चयन व्यक्ति अपने समूह में थोड़ी उच्च परिस्थिति वाले समूह से करता है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि संदर्भ समूह का चयन व्यक्ति अपने समूह से थोड़ी उच्च परिस्थिति वाले समूह को करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा उच्च परिस्थिति वाले समूह का चयन नहीं करता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा उच्च परिस्थिति वाले संदर्भ समूह का चयन नहीं करता, क्योंकि उनमें पहुंचने की संभावना कम होती है। इसलिए संदर्भ समूह में चयन का आधार कुछ हद तक प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी ही के बेस पे ही होता है। तो ये चीज़ क्लियर है कि जो उनके कहने का मतलब है कि जो संदर्भ समूह का जो चयन होता है, सदैव हमेशा जो चयन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी के बेस पे होता है। उसमें ये चीज़ देखा गया है कि कहने का तात्पर्य उनका है कि जो उच्च परिस्थिति वाले या कम उच्च परिस्थिति वाले लोग जो कम परिस्थिति वाले लोग की तरफ अग्रसर कभी नहीं होता है। उनके ये कहने का मतलब है, क्योंकि जो उच्च परिस्थिति वाले होते हैं वो कभी कभी निम्न परिस्थिति की ओर कभी या अपने को जो है कि कभी उसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में कहा गया है, जो निम्न परिस्थिति वाले हों ज़्यादा से ज़्यादा उच्च परिस्थिति वाले लोगों को जीवन यापन या उसकी चीज़ को फॉलो किया जाता है। इसका एक सटीक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब स्टूडेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी बेस पे जब पढ़ाई करता है या पढ़ लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका सबसे इंस्पायर्ड हीरो या फिर जो भी होता है, सबसे ज़्यादा तो माँ बाप तो होते ही हैं, गुरु होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है IAS IPS होता है। वो भी चाहता है कि मेरा लड़का IAS बने, मैं भी IAS बनूँ, ये चीज़ बना। तो कहीं ना कहीं जो एक उस तरह की एक लाइफ होता है, फिर चाहे वो जॉब एक नॉर्मली जॉब करे चाहे उस तरह का जॉब करे, तो कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है IAS के जो शान शौकत है, जो उसके पावर ऑफ अल्टानी कहा जाए, जो उसके पास पावर मिलती है, जो सब चीज़ उसको लैस मिलती है, तो सारी चीज़ व्यवस्था होती है। कहीं ना कहीं एक तरफ से हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं जो हनक होती है, हनक का मतलब एक पावर होती है, तो वो चीज़ें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोग जो होते हैं या छोटी जॉब करने वाले या फिर छोटी परिस्थिति पे जो जॉब करते हैं, जिनका स्टेटस लो है, मतलब एक नॉर्मल लाइफ की तरह है, तो वो कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं।
तो जो इस तरह का जो कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो संदर्भ समूह का जो चयन होता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी के बेस पर होता है। तो आर के मर्टन आगे चल के ये भी कहते हैं कि जो संदर्भ समूह का सिद्धांत अवधारणाओं से भरा है, यह एक अवधारणा नहीं बल्कि अवधारणाओं का पुंज भी है। इसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें एक थॉट आउट मिल गया, क्योंकि ये पूछता है कि सेट ऑफ प्रिंसिपल्स किसने दिया था, किसने कहा था, किसने बताया था। तो आर के मर्टन ने ही कहा था। उन्होंने ये कहा था कि संदर्भ समूह का सिद्धांत अवधारणाओं से भरा है। संदर्भ समूह का सिद्धांत अवधारणाओं से भरा हुआ है। यह एक अवधारणा नहीं बल्कि यह अवधारणाओं का पुंज है। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आर के मर्टन की, आर के मर्टन का संदर्भ समूह। दो तीन चीज़ जो है कि मैंने आपको रिवाइज़ किया, चाहे वो हर्बर्ट आइमन, स्टाउफर प्लस आर के मर्टन की दोनों जो संदर्भ समूह जो है कि सकारात्मक नकारात्मक दोनों होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सिमिलरिटी के बेस पे होता है। लास्ट में उन्होंने ये बताया कि यह अवधारणा नहीं बल्कि यह अवधारणाओं से भरा हुआ है, इसलिए इसको जो है कि इसको जो है कि अवधारणाओं का पुंज कहा जाएगा या सेट ऑफ प्रिंसिपल के नाम से जाना है। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप की बात हुआ, तो जो आज जो सिनेरियो में, जो प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जा रहा है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो उसके कॉलेजेस हैं, कहीं ना कहीं वहाँ के वाइस चांसलर अपने बेस पे कहीं ना कहीं जो है कि एक नियम बना के या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो आपको आगे चल के ज़्यादा बेनिफिट होगी इस तरह के लेक्चर वीडियो देखने के बाद। तो अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो आप जो है कि चैट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपको 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दिया जा सकता है। और एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको पता चल जाती है। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि स्टडी करते रहिए। जो जिस लेवल का है वो UG PG कर रहा है, वो अपने कोर्स पढ़ते रहें। साथ में यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो कुछ किताबें पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ हमें जानकारी नहीं होती उसके बारे में हम देखते सुनते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि ये चीज़ें कि होता है कि बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो चीज़ें भूल जाती है। आप 1 से 2 बार देखिए, 1-2 बार पढ़िए, तो आपको अप्लाई करने की कोशिश हो जाएगी। किसी भी उदाहरण को आप समझने की कोशिश करिए तो आपको लग जाएगा कि ये चीज़ें हैं, इससे पता चल जाता है। तो आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।